हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल सकुना एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। आज जो है क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव साइंस का है फुल सेट लेके आए हैं दोस्तों, जो 1 से 80 तक दिया हुआ, जिनमें से एग्ज़ाम में जो है किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना। लेकिन दोस्तों यहाँ 80 में से आप 80 बनाना है, देखना है कि आपको कितना सही होता है और कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। हाँ दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव से जितना 80 में से आपका मंथली एग्ज़ाम जो होगा स्कूल में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यदि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत सारा इस सेट से सिर्फ मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए आप याद कर लीजिएगा, और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, वहाँ से PDF प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, पासवर्ड यदि खोजेगा तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बता दिया जाएगा इसका क्या PDF खुलने का पासवर्ड है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 में से केवल कितना 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। चुने गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही विकल्प को चुनें एवं उसे अपने OMR आंसर शीट में रंजित करें। मतलब एग्ज़ाम हॉल में जो आपको एक OMR शीट देगा, उसी में आपको रंगना है कितना 40 प्रश्न को, है ना। लेकिन आप यहाँ 80 प्रश्न बनाइएगा। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया प्रकाश स्रोत, बी में दिया किरण पुंज, सी में दिया प्रदीप्त और डी में दिया परिकिरणन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, क्योंकि प्रकाश स्रोत कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं ना, और किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और यदि प्रदीप्त कहा जाए तो वैसे वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और परिकिरणन का परिभाषा क्या होता है, जब कोई पदार्थ किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उसे चारों ओर क्या करते हैं, विकृत करते हैं, अर्थात फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, परिकिरणन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलाइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 50 से 100 ओम होता है। कितना होता है, 50 से 100 ओम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, है ना। 220 वोल्ट का धारा जो प्रवाहित हो रहा है 2 एम्पियर से, यदि कटा सकते हैं तो 110 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध, फिलामेंट प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ओम होता है, तो ओम बोल देंगे। 110 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा, तो समतुल्य पर क्या समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा N और R हो जाएगा, NR हो जाएगा। क्योंकि समतुल्य समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितना भी मान निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, उलट देते हैं, तो आंसर आ जाता है किसका, समांतर क्रम का। और यदि श्रेणी क्रम का पूछा जाए तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ... ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, नेक्स्ट प्रश्न दिया ओम के नियम निहित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा V बराबर IR। V बराबर क्या होता है, IR। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि I बराबर होता है V/R, V/R हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। ऑप्शन नंबर बी। ये जो है प्रीवियस ईयर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इसलिए ये जो VVI क्वेश्चन है 100% है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल में भी और मंथली एग्ज़ाम में भी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है क्या कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनित्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। उत्तल लेंस का फोकस दिया है कितना 1 मीटर है ना, और उत्तल लेंस तो क्षमता तो P बराबर यदि एक होता है मीटर और एक होता है सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर दिया रहेगा तो 100 बटे क्या होता है F होता है 100 बटे F, और यदि उत्तल लेंस क्षमता पूछ रहा है ना, और दूसरा यदि तो F बराबर निकालेंगे तो 1 बटे मीटर में दिया रहेगा तो 1 बटे बोलेंगे क्या तो फोकस दूरी है ना तो F हो जाएगा 1 बटे F हो जाएगा। P बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा तो F हो जाएगा है ना, तो P बराबर 1 बटे F हो जाएगा। तो 1 बटे कितना 1 मीटर, तो 1 मीटर तो ये जो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 डायोप्टर हो जाएगा। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस प्लस और अवतल लेंस रहता तो माइनस हो जाता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, मतलब मानव के जो आँख पर कितना देर तक प्रतिबिंब बना रहता है, 1 बटे 10 सेकेंड तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए है ना सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष, क्या हो जाएगा आंसर निकट दृष्टि दोष। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा कि यदि निवारण पूछे तो याद रखिएगा 2 को 3 से और 3 को 4 से है ना। इसी तरह छोटा छोटा बहुत सारा ट्रिक देते रहेंगे जहाँ पे डाउट होगा कन्फ्यूजन, क्योंकि एग्जाम हॉल में यदि आप बैठिएगा ना तो यहाँ डाउट क्या होगा कि उत्तल लेंस को उत्तल लेंस जो है उत्तल लेंस किसके निवारण में किया जाता है और अवतल लेंस किस में है ना। तो याद रखिएगा 2 को 3 से 3 को 4 से। देखिए ट्रिक क्या है 2 को 3 से मतलब मतलब बोल सकते हैं कि दूर जो होगा दूर दृष्टि दोष जो होगा उसका जो है निवारण कर सकते हैं उत्तल लेंस से। क्या कर सकते हैं उत्तल लेंस से। दूर मतलब 2 है ना 2 अक्षर मान लिए तो 2 अक्षर का किस से 3 से, और 3 अक्षर जो हो जाएगा मतलब निकट नो महर्षि कर कट क्या हुआ निकट 3 अक्षर हुआ है ना 3 अक्षर, तो इसका 4 से अ ब त ल अवतल 4 हो गया। तो याद रखिएगा कि 2 को 3 से 3 को 4 से, तो यहाँ 4 हुआ है ना ओ ब त ल अवतल, तो निकट का प्रयोग किया जाता है ना, मतलब आंसर हो जाएगा क्या निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, अभी देखिए दूर दृष्टि दोष 2 है तो क्या होगा 3 हो जाएगा उत्तल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है कि बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बोल सकते हैं बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय जो परिपथ में धारा का मान क्या होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस जो एक प्रकार की क्या है प्राकृतिक गैस है या बायोगैस है या लकड़ी है या चूल्हा है। तो गोबर गैस जो है एक प्रकार का क्या है, तो गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। याद रखिएगा गोबर गैस जो एक प्रकार का क्या है बायोगैस है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है क्या कि कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 18 नंबर क्या है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब होता है, किसी वस्तु का जो है आवर्धित प्रतिबिंब होता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब जो बनाता है दोस्तों अवतल दर्पण बनाता है। क्या बनाता है अवतल दर्पण, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है अवतल दर्पण आवर्धित प्रतिबिंब कौन बनाता है अवतल दर्पण। अगले नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है 19 नंबर क्या दिया हुआ है 19 नंबर है दोस्तों क्या है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो 20 नंबर क्या दिया निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। उसी क्वेश्चन को क्या किया है इसका उल्टा करके देखिए दोस्तों पूछ दिया कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है 21 नंबर धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो जो धारा मापता है उसको आमीटर के द्वारा मापा जाता है। धारा किसके द्वारा मापा जाता है आमीटर के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा है ना। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं तो क्या बोलेंगे है ना आमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला दिया है क्या, वोल्ट मीटर है, कूलाम है और एम्पियर। एम्पियर किसका, विद्युत धारा का मात्रक है ना, और कूलाम जो है आवेश का मात्रक है। और वोल्ट मीटर के ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर का वोल्ट होता है। वोल्ट मीटर के द्वारा जो है वोल्ट को मापा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न 22 नंबर है, डायनमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है। डायनमो से जो है किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है, करा दृष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना। दृष्ट धारा का मतलब क्या हुआ, तो डीसी हुआ, और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब एसी। करा डायनमो जो है डीसी एसी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कैसा धारा प्रभावित करती है, तो कैसा धारा प्रभावित करती है, तो ये हो जाएगा जो डायनमो जो है कैसा करता है, तो दोनों प्रकार की धारा याद रखेंगे। क्या करेंगे, दोनों प्रकार की धारा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो अभी जस्ट बताया आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 24 नंबर कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है ना, मतलब सूर्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है 25 नंबर, तो एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो कितना सतह बोलेंगे, 5। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आपका जो है 25 में कितना सही हुआ है, आप सब बताइए, है ना। 25 में कितना, 25 में 25 यदि आपका आया तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न दिया है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस तत्व का उपयोग होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो टंगस्टन का होता है, किसका होता है, टंगस्टन का, है ना। क्या याद रखेंगे, टंगस्टन का। और कहेगा विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम और विद्युत बल्ब में टंगस्टन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कर अभिनेत्र जो है लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षमाभी मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं ना, पक्षमाभी पेशियां के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है ना। अपक्षेपण अभिक्रिया से जो कह रहा है कि किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो बोल सकते हैं अविलय लवण प्राप्त होता है। अविलय क्या हो जाएगा, अविलय हो जाएगा, है ना। एक विलय होता है और एक क्या होता है, अविलय होता है। अविलय मतलब पूरी तरह से नहीं घुलता है, कुछ अवशेष बच जाता है, और विलय का मतलब पूर्ण तरह रूप से क्या होता है, घुल जाता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उसी को बोल सकते हैं विलय को संतृप्त ऐसे कहा जाता है, और अविलय को क्या कह सकते हैं, असंतृप्त कह सकते हैं ना। अगले प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर क्या दिया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का मतलब हुआ खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का NaHCO3 होता है। खाने वाला सोडा NaHCO3। तो NaHCO3 को क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और आपका जो है सब सही ही होता होगा। आप अंतिम में बताइएगा दोस्तों कि आपका कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है क्या, अयस्क से धातु का निष्कासन तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है धात्विकी, बी में दिया धातु कर्म, सी में दिया धातुशाला और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोल सकते हैं, दिया है क्वेश्चन कि अयस्क से धातु का निष्कासन तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को कहते हैं, तो धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कर्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिए हैं क्या कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए उष्माशोषी, बी में उष्माक्षेपी, सी में है उभयगामी और डी में क्या है प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर जो होगा उष्माक्षेपी होता है ना। साग सब्जी को जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया याद रखेंगे। एक होता है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी का मतलब वो उष्मा का उत्सर्जन होता है और उष्माशोषी का मतलब उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है 32 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है कौन सा उत्पाद, है ना।
कौन सा उत्पाद, तो क्या आंसर बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या दिया है O2, NO2 और N2 है ना, और डी में दिया NO2 O2, तो ऑप्शन हो जाएगा डी NO2 और O2। याद रखेंगे कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते प्राप्त होता है NO2 और O2 प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिए हैं कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से जो है कौन सही है। Na2CO3 × 5H2O है, बी में दिया Na2CO3 × 10H2O, सी में दिया Na2CO3 × 7H2O और डी में दिया है Na2CO3 × 2H2O। तो इसका जो आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, क्योंकि इसी को कहते हैं धोने वाला सोडा है ना, सोडियम कार्बोनेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक मतलब चार में से चार जो ऑप्शन है उसमें से तीन एक समान होगा और एक क्या होगा, अलग होगा, उसी कौन कहते हैं विजातीय, है ना। तो ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में क्या है चूना पत्थर, बी में दिया है क्या खड़िया और सी में दिया है संगमरमर और डी में दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो विजातीय मतलब अलग क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल सकते हैं, क्योंकि चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया तीनों का सूत्र होता है CaCO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × 12H2O। तो ये अलग हो गया, इसलिए क्या आंसर बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन ए दिया है 2, बी में दिया 7, सी में दिया 6, डी में दिया 13। तो क्षारक जो होगा pH स्केल जो होता है 7 हो जाएगा, ये उदासीन कहते हैं ना, और यदि 7 से कमेंगे तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक होगा क्षार होगा। तो कह रहा है कि कौन सा pH मान क्षारक विलयन, तो क्षारक विलयन 7 से ज़्यादा कौन है, तो 13, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को जो है कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कलोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। ये भी दोस्तों एकदम प्रीवियस ईयर बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा ब्रोमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। और यदि यहीं से क्वेश्चन पूछ देता कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो आंसर क्या मारेंगे, पारा। यदि धातु कहेगा तो पारा और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है, Br। पारा का संकेत क्या होता है, Hg। यदि Hg का पूछा जाए कि परमाणु संख्या कितना होता है, तो Hg का 80 होता है और ब्रोमीन का कितना होता है, तो 35 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यदि पारा का अयस्क भी पूछा है तो पारा का अयस्क जो होता है सीनेवार होता है, याद रखिएगा क्या होता है, सीनेवार होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया सोल्डर, बी में दिया स्टील, सी में दिया गन मेटल, डी में दिया उपधातु। तो आंसर हो जाएगा क्या, सोल्डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है, मतलब किस के जो है चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से जो काटा जा सकता है, लिथियम दिया ऑप्शन, कैल्शियम दिया, कॉपर दिया और आयरन दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। याद रखिएगा तीन को दोस्तों, पहला लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये तीनों को जो चाकू से काटा जाता है, ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अधिकतर क्वेश्चन में सोडियम पूछा है लेकिन यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया लिथियम, तो लिथियम हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें ऑप्शन ए दिया है क्या, एक सिग्मा और एक पाई दिया है ना। ये दोनों सिग्मा है ना, सिग्मा आबंध है, या तो सी में दिया है दोनों पाई आबंध है और डी में दिया दोनों इलेक्ट्रो बैलेंस आबंध है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सिग्मा और क्या होता है, एक पाई होता है। कह रहा इथिलीन C2 है ना, C2 और H क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। इथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2 है ना, सॉरी इथिलीन नहीं है, इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, CnH2n होता है। तो यदि पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, तो मीथेन इथेन, तो n का मान 2 है ना, तो 2 दूनी 4 बोल सकते हैं, C2H4 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। तो इसमें जो बन जाएगा एक सिग्मा और एक क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मतलब इसमें जो है डबल बॉन्ड है,
है ना। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, सी सी के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में पहला वाला होता है सिग्मा और दूसरा जितना भी होगा तो पाई होगा। जैसे यदि ट्रिपल बॉन्ड बनता तो एक सिग्मा होता और दो गो क्या होता, दो गो पाई होता, ठीक है। तो यहाँ पे करा डबल बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा हो गया और एक क्या हो गया, पाई हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो याद रखिएगा कि इथेन में जो है 7 सहसंयोजक बंधन होता है। इथेन में कितना होता है, तो 7 सहसंयोजक बंधन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है क्या कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n+2 जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है। अल्काइन का क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 को क्या कहेंगे, अल्काइन कहेंगे। उसके बाद यदि एल्किन का है तो एल्किन का जो सूत्र होते हैं CnH2n होता है, CnH2n होता है एल्किन का। और एल्केन का जो होता है CnH2n+2 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एल्केन का सूत्र हो जाएगा, है ना, एल्केन का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नीला थोथा मतलब जिसको तूतिया कहते का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो ऑप्शन क्या है, CuSO4 × 7H2O, बी में दिया CuSO4 × 5H2O, सी में दिया CuSO4 × 4H2O और डी में दिया CuSO4 × 10H2O। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो बोल सकते हैं CuSO4 × 5H2O, इसी को क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं। एक उदर्ग होता है और एक क्षैतिज होता है। तो क्षैतिज दोस्तों इस तरह आवर्त सारणी जो देखते हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो देखते हैं, तो है ना, तो इसमें 7 होता है इस तरह, तो इसको कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्त है। और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको ये है, इसको क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, है ना। तो आवर्त सारणी के इसी को उदर्ग कहते हैं। तो उदर्ग क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं। तो उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं, उदर्ग करा आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। तो उदर्ग को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। और क्षैतिज रहता है तो उसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि उदर्ग यदि क्वेश्चन में आ जाए तो क्या कहेंगे, वर्ग, और यदि क्षैतिज आता है तो क्या कहते हैं, आवर्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो प्रथम वर्ग के सदस्य को जो है क्या कहते हैं, तो क्षारीय धातु क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। और आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के, ये जो प्रथम वर्ग का होता है ग्रुप, है ना, तो हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है। ये सब जो है इसको क्या कहेंगे, तो क्षारीय धातु कहेंगे। और यदि दूसरा आ जाता, दूसरा ग्रुप के तत्व को पूछेगा तो क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु। यदि याद रख सकते हैं तो पहला ग्रुप के तत्व को याद रख सकते हैं। उसका ट्रिक है, क्या है, हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। और यदि दूसरा ग्रुप के तत्व को याद करेंगे तो बोलेंगे क्या, तो दूसरा ग्रुप के तत्व को कहेंगे बेटा मांगे सुंदर कन्या बाप राजी, बेटा मांगे सुंदर कन्या बाप राजी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिए हैं क्या सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी और ए दोनों में दिया तो दोनों मार सकते हैं, है ना, दोनों हो जाएगा। सॉरी सी में दिया, देख लीजिए क्या दिया, Na2CO2 दिया, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि सिंगल बॉन्ड जो CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड CHO को जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। कीटोन का जो होता है CO होता है, ठीक है। एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO होता है। और यदि अल्कोहल कहा जाए तो सिंगल बॉन्ड OH होता है। क्या होता है, OH होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न दिए हैं कि सबसे कठोर तत्व कौन है। तो सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। सबसे कठोर तत्व क्या होता है, हीरा होता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय तत्व जो इसमें होगा हीलियम होगा। याद रखिएगा दोस्तों, अक्रिय तत्व जो है हीलियम, नियॉन, है ना, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन
और रेडॉन। सबसे भारी अक्रिय गैस क्या होता है? रेडॉन होता है, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। XC को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दोस्तों आता है ना कि सबसे भारी जो है गैस कौन सा है? तो रेडॉन गैस है ना। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि XE को और किस नाम से जाना है? तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या? आधुनिक आवर्त सारणी जो है, अभी जो पढ़ते हैं, अभी किसका आवर्त सारणी पढ़ते हैं? अभी मोसले का आवर्त सारणी पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं? मोसले का आवर्त सारणी, है ना। तो मोसले महोदय जो सजाए थे, किसके अनुसार सजाए थे? परमाणु आयतन के अनुसार, या परमाणु घनत्व के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, या परमाणु संख्या के अनुसार? तो याद रखेंगे परमाणु संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, आज की सेवा जो है दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, और जो आगे 51 से करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अभी तक भी चैनल में नहीं जुड़े, सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह वीडियो हमेशा लाते रहेंगे फाइनल एग्ज़ाम तक। आपको यदि 5-6 सेट करवा देते हैं दोस्तों, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा।